नमस्कार। क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। हम आज जो हमारा टॉपिक है वो है वन और वन संपदा, जो वनस्पतियाँ हमारे राजस्थान के अंदर देखने को मिलती है। आज हम उनका संपूर्ण अध्ययन करेंगे। जो पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट डाटा हैं, उन सभी को इस क्लास के अंदर समाहित किया जाएगा। तो हम आज क्या पढ़ेंगे? वन और वनस्पतियाँ। आखिर वन या वनस्पतियाँ किस क्षेत्र में कौन सी देखने को हमें मिलती हैं, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे हम? वन एंड वनस्पतियाँ, ठीक है। ये वन और वनस्पतियों के आज हम अध्ययन करेंगे किस क्षेत्र में कौन से वन हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर भौगोलिक दृष्टि से जो हमारा राजस्थान है मरुस्थल, अरावली, मैदान और पठार में विभक्त है। तो आज हम उन क्षेत्रों के आधार पर भी देखेंगे कि कहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं, कौन से वृक्षों की अधिकता देखने को मिलती है। अगर ये वन या वनस्पति टॉपिक लगता है तो इससे हमेशा एक या दो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो आज हम उन क्वेश्चनों का जो हमें आगे लेके जाएंगे दुनिया की दौड़ में, उनका अध्ययन करेंगे। तो क्या पढ़ेंगे? वन। तो वन के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? तो वन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे हम वन गणना। वन गणना क्या होती है, ठीक है। वन गणना के बाद में कुछ नीतियाँ पढ़ेंगे कि वन नीतियाँ, पहली नीति कब आई थी, वर्तमान में कौन सी नीति चल रही है। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे? उसके बाद में हम पढ़ेंगे वनों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण। वर्गीकरण के आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा है। फिर भौगोलिक वर्गीकरण पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? भौगोलिक वर्गीकरण, ठीक है। ये तो कौन सा था? ये वाला प्रशासनिक वर्गीकरण पढ़ेंगे और भौगोलिक वर्गीकरण पढ़ेंगे। आगे बात करें हम तो आगे पढ़ेंगे हम जो प्रमुख घास हैं वो किस क्षेत्र में, जो घास प्रसिद्ध है वो किस क्षेत्र की हमें देखने को मिलती हैं। आगे जो इसके संबंधित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उन कार्यक्रमों का भी हम अध्ययन करेंगे। जिनसे कार्यक्रमों से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, वर्गीकरण इम्पोर्टेंट है, नीतियाँ भी पूछ ली जाती हैं, वनगणना से भी क्वेश्चन बनते हैं, घासों से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो उन सभी से जिन टॉपिकों से क्वेश्चन बनते हैं उन सभी टॉपिकों को हमने इसके अंदर समाहित किया है। तो आज हम इन सभी बिंदुओं को लेकर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले नीतियों से लेकर के वन नीतियां कब से आना प्रारंभ हो जाती हैं। तो अगर हम बात करें हमारे यहाँ पर वन नीतियाँ, तो पहली वन नीति देखने को मिली थी हमारे इंडिया में 1999 से लेकर के 1919 और 20 में, ठीक है। इसमें पहली वन नीति हमें देखने को मिलती है। वर्गीकरण पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे हम PRU, ठीक है। प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। भौगोलिक वर्गीकरण में पढ़ेंगे किस क्षेत्र में उष्ण, उपोष्ण, आर्द्र और सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। घास के अंदर हम पढ़ेंगे पश्चिम में जो हमारे लीलोन घास, सेवण घास, दामन, करण, अंजन जो घासें देखने को मिलती हैं। वहीं पूर्व में की बात करें हम, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक वाला क्षेत्र है, उसमें खस घास मिलती है जो ठंडाई और इत्र बनाने के काम में आती है। तो हम इन और बांस की बात करेंगे हम, जो बांसवाड़ा में देखने को मिलता है, जो विश्व की सबसे लंबी घास है। बाद में हम यहाँ पे अरावली कार्यक्रम, रूख भाइला कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम, मरु जैव विविधता कार्यक्रम, उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। हम वनगणना के बारे में भी पढ़ेंगे। वनगणना प्रति 5 वर्ष में की जाती है। वनगणना करवाता कौन है? इंडियन फॉरेस्ट विभाग जिसकी वनगणना करवाता है। और वनगणना के आधार पर कहाँ पर सर्वाधिक वन देखने को मिलते हैं, कहाँ न्यूनतम वन देखने को मिलते हैं। यानी एक ही क्लास के अंदर आपके ये सभी टॉपिक्स क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी इस कक्षा का कि राजस्थान के वन और वनस्पति। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपने देश की जो राष्ट्रीय वन नीतियाँ थी वो नीतियाँ कब बनी। तो अगर हम बात करें हमारे इंडिया की, तो हमारी पहली राष्ट्रीय वन नीति आई थी 1894 में। कब आई थी पहली राष्ट्रीय वन नीति? कब आई थी? 1894 में। सेकंड वन नीति मिली थी 1952 में। थर्ड वन नीति 1988 में। ये तो क्या है? हमारी राष्ट्रीय वन नीति है। राष्ट्रीय वन नीति पहली 94, दूसरी 92। पहले में 18, 19, 19, ठीक है। 18, 19, 19, 94, 92, 88। पहली आई 1894 में, सेकंड आई 52 में और
तीसरी आई हमारी 88 के अंदर। ये राष्ट्रीय वन नीति कहती है, जो राष्ट्रीय वन नीति है वो ये कहती है कि जो आपका क्षेत्रफल है, जो किसी भी राज्य का क्षेत्रफल है, उसके आधार पर क्या है कि जो आपका भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके 33% पर वन होना आवश्यक है। राष्ट्रीय वन नीति क्या कहती है? राष्ट्रीय वन नीति कहती है कि आपके जो भी राज्य है, या हमारे जैसे हमारा राजस्थान है, राजस्थान के अंदर आपका 100% है, उसमें से 33% तो क्या होने चाहिए? वन ही होने चाहिए। सेकंड कहती है कि जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र में 60% वन होने चाहिए। प्रॉपर जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके अंदर 60%, कुल भौगोलिक में पूछता है तो 33% वन होना चाहिए। क्षेत्रफल में पूरे राजस्थान का हमारे जो क्षेत्रफल है उसमें से कितने पर? 33% पर वन होने चाहिए। पर्वतों की बात करें तो पर्वतों में 60% वन होने चाहिए, यानी जो पर्वत का एरिया है उसके अंदर 60% तो क्या होने चाहिए? वन होने ही चाहिए। सेकंड, जो मैदान है उसके अंदर 20% वन होने चाहिए, मैदानों के अंदर 20% वन होने चाहिए। पहली वन नीति 94, सेकंड 52, थर्ड 88। भौगोलिक कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% पर वन होना अनिवार्य है। पर्वतीय क्षेत्र में 60% क्षेत्रफल पर वन होना अनिवार्य है। मैदान की बात करें तो 20% क्षेत्रफल पर वन होना अनिवार्य है। अब राजस्थान की वन नीतियों की पहली तो हम किसने बात की थी? देश की। देश की कौन सी थी? पहली 88, दूसरी 52 थी। तो ये हमारी पहली थी, कौन सी वाली? 88 वाली। इसको याद रखना कि पहली राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? तो आई थी 1988 के अंदर, ठीक है। तो ये पहली वन नीति थी। और राष्ट्रीय नीति क्या कहती है कि आपके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% क्षेत्रफल ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर वन हो, और पर्वतीय क्षेत्र का 60% ऐसा क्षेत्रफल होना चाहिए जिसके अंदर वन हो, पर मैदानी क्षेत्र का 20% एरिया आपका वन से ढका हुआ होना चाहिए। तो ये क्या कहती है? ये कहती है राष्ट्रीय वन नीति। अब हमारी राज्य वन नीति क्या बोलती है? राज्य वन नीति हमारी पहली आई है 18 फरवरी 2010 को। पूछ लिया जाता है राजस्थान की प्रथम वन नीति कब थी, कब आई थी? तो 18 फरवरी 2010 को। राज्य की पहली इको टूरिज्म पॉलिसी, इसी दिन क्या हुआ था? हमारी जो राजस्थान की जो इको टूरिज्म पॉलिसी थी वो निकाली गई थी। कब? तो वो निकाली गई थी 4 फरवरी 2010 को। फर्स्ट पूछता है तो कब निकाली गई थी? 4 फरवरी 2010 को। ये हमारी पहली इको टूरिज्म पॉलिसी है, इको टूरिज्म पॉलिसी है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, जो अभी हमारी सेकंड इको टूरिज्म पॉलिसी है, सेकंड इको टूरिज्म पॉलिसी है। ये आई थी 15 जुलाई 2021 को। कब आई थी? 15 जुलाई 2021 को। पूछा जाए पहली वन नीति, तो वन नीति आई 18 फरवरी 2010 को। उसी 2010 में 4 फरवरी को पहली इको टूरिज्म पॉलिसी लागू कर दी। सेकंड जो 15 जुलाई 2021 को आई, और ये नवीनतम है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है नवीनतम इको टूरिज्म पॉलिसी है तो हमारी कब लागू हुई? कब लागू हुई? 15 जुलाई 2021। ये कभी सन पूछ लेता है तो 2021, डेट के साथ पूछता है तो 15 जुलाई, ठीक है। तो ये तो हो गई क्या हमारी इको टूरिज्म पॉलिसी। पहली 4 फरवरी 2010, सेकंड 15 जुलाई 2021 को। ये हमारी नवीनतम क्या है? इको टूरिज्म पॉलिसी है। वनगणना, अब पढ़ेंगे हम वनगणना के बारे में। वनगणना क्या होती है? तो वन सर्वेक्षण, वनगणना करवाता कौन है? तो वन सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जो वनगणना का कार्य करता है वो करता कौन है? वन सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संस्थान। कब करवाता है? प्रति 2 वर्ष में। कब करवाता है? प्रति 2 वर्ष में। वनगणना कब करवाता है? 2 वर्ष में। पशुगणना 5 वर्ष में। मानव गणना 10 वर्ष में। तो वन सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के द्वारा वनगणना की गणना की जाती है। यह प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात की जाती है। पहली की गई थी 1987 में। कब की गई थी? पहली जो हमारे यहाँ वनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 1987 में। और नवीनतम हुई है 2021 में, और जो है 17वीं। ये तो कौन सी थी? पहली। और नवीनतम कौन सी चल रही है हमारे यहाँ वनगणना? तो वो चल रही है 17वीं वनगणना चल रही है राजस्थान में। जो 17वीं वनगणना है, ये आंकड़े उसी के अनुसार उपलब्ध हैं, 17वीं वनगणना के अनुसार।
17वीं जनगणना के अनुसार ये डाटा लिया गया है। कौन सा? कि राजस्थान में पूछा जाता है कुल क्षेत्रफल का, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, जैसे हम राजस्थान का 100% क्षेत्रफल मान के चलते हैं तो उसमें से 7.41% पर हमें वन देखने को मिलते हैं। कितने पर? तो 7.41% पर वन देखने को मिलते हैं। ये तो कुल क्षेत्रफल, और ये वन, जो वनों का क्षेत्रफल है हमारे यहाँ कितने को देखने को मिलता है? 7.41% देखने को मिलता है। आगे हम बात करें क्षेत्रफल की, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में से कितने क्षेत्र पर वन है? तो वो है 85,388 वर्ग किलोमीटर पर। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये तो टोटल क्षेत्रफल है। इसमें से 25,388 वर्ग किलोमीटर पर क्या है? ये वन देखने को मिलते हैं। ठीक है, परसेंटेज में पूछता है तो 7.41% कुल क्षेत्रफल के। अगर ये पूछता है क्षेत्रफल में या क्षेत्र में कितना है तो 25,388 वर्ग किलोमीटर राजस्थान के अंदर वन देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे दोनों आंकड़े हो जाते हैं परसेंटेज पर और क्षेत्रफल पर। ये करवाता कौन है? वन सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संस्थान। प्रति 2 वर्ष में, पहली 1987 में और नवीनतम है वो 2021 की है। जो नवीनतम जनगणना हुई है वो कौन सी हुई है हमारे, कौन से क्रम की है? तो 17वें नंबर की। कौन से नंबर की? 17वें नंबर की। परसेंटेज 7.41%, क्षेत्रफल पूछे 25,388 वर्ग किलोमीटर। कितना? 25,388 वर्ग किलोमीटर। अब हम इस कुल वन का भी विभाजन करते हैं, कुल वन का भी विभाजन करते हैं, क्योंकि अब ये पूछा जाता है कि जो 7.41% है, 7.41% हमारे पास वन है, उसमें से वनाच्छादित क्षेत्र कितना है और वृक्षाच्छादित क्षेत्र कितना है। वनाच्छादित को हम बोलते हैं फॉरेस्ट कवर्ड एरिया, फॉरेस्ट कवर्ड एरिया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? ट्री कवर्ड एरिया। ठीक है, तो अब इस 7.41% में से फॉरेस्ट कवर्ड एरिया कितना है हमारे पास में और ट्री कवर्ड एरिया कितना है। यानी कि ऐसा क्षेत्र 7.41% में से ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर वन तो है, यानी वन का एक पर्टिकुलर हिस्सा तो है लेकिन वृक्ष नहीं है। दूसरा वहां पर कौन से? वृक्षाच्छादित क्षेत्र, यानी कि ऐसे वन जहां पर वृक्षों की सघनता अधिक देखने को मिलती है। तो ठीक है, इसमें अगर बात करें हम 7.41% में से तो 4.87% वनाच्छादित क्षेत्र है, फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है, और वृक्षाच्छादित क्षेत्र है हमारे यहाँ पर 2.56%। 7 पॉइंट में से हम क्या करते हैं? फॉरेस्ट कवर्ड एरिया अधिक है हमारे यहाँ पे और ट्री कवर्ड एरिया कम है। कितना है? 7.87 और 2.56। ये तो हो गई परसेंटेज में। अब हम क्षेत्रफल देखते हैं, 25,388 में से कितना तो ट्री कवर्ड एरिया है और कितना फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है। तो बात करते हैं हम 25,388 वर्ग किलोमीटर में से 16,654 किलोमीटर स्क्वायर, 16,654 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र है वो फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है, फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है। और 8,733 किलोमीटर जो ट्री कवर्ड एरिया है। कितना? 8,733 किलोमीटर। अगर फॉरेस्ट कवर एरिया की बात करें तो वो अधिक है और ट्री कवर्ड कम है। परसेंटेज में 4.87, 2.56, 16,654 किलोमीटर स्क्वायर और 8,733 वर्ग किलोमीटर। तो ये तो हो गए हमारे किसके? परसेंटेज के आधार पर और किसके आधार पर? तो ये क्षेत्रफल के आधार पर। याद रखना, फॉरेस्ट कवर्ड एरिया राजस्थान में सर्वाधिक है ट्री कवर्ड एरिया की अपेक्षा। ट्री कवर्ड एरिया में कुछ नहीं करना, आपको 25,000 में से एक आंकड़ा याद कर लो आप, कोई सा भी जो आपको अच्छा लगे, या तो ट्री कवर्ड एरिया वाला या फॉरेस्ट कवर्ड एरिया वाला। तो आप दोनों आंकड़ों को ऐसे याद कर सकते हो, दोनों में से एक को याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे? जैसे 16,654 वर्ग किलोमीटर में हम 8,733 प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा? 25,388 वर्ग किलोमीटर। इसमें हम 4.87 में 2.56 प्लस करते हैं तो 7.41। तो ऐसे आप इनको कोरिलेटेड करके याद कर सकते हो।
अब वनाच्छादित क्षेत्र क्या होते हैं? 10% से अधिक वन सघनता क्षेत्र कहते हैं। जिसके अंदर 10% से अधिक वन सघनता पाई जाती है वो तो कौन से होते हैं? फॉरेस्ट कवर्ड एरिया। और ट्री कवर्ड एरिया वो होते हैं जिसके अंदर क्या होता है? सबसे यानी 10% से कम वन सघनता देखने को मिलती है। किसमें? ट्री कवर्ड एरिया में। और फॉरेस्ट कवर्ड एरिया में 10% से प्लस। ठीक है, कैसे याद रखोगे? वनाच्छादित, ठीक है, 10% प्लस। और ट्री कवर्ड में तो ट्री कवर्ड में याद रखोगे कि जो 10 प्लस थे वो क्या हो जाएंगे? माइनस। यानी कि क्या है, हमारे यहाँ पे वनाच्छादित क्षेत्र अधिक है और ट्री फॉरेस्ट कम देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इनके आधार पर श्रेणी यानी कि कौन से वन हमारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो अति सघन वन देखने को मिलते हैं 0.2%। सबसे कम मात्रा में कौन से वन देखने को मिलते हैं? अति सघन। यानी कि जैसे ये सघन था तो ये तो कौन से हो गए? अति सघन। और अति सघन कितने देखने को मिलते हैं? तो 0.02%। कितने? 0.02%। फिर मध्यम सघन में कैसे? जैसे एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, तो इसमें कितने देखने को मिलते हैं? तो 1.27%। कितना? 1.27% देखने को मिलता है। और खुले वन होते हैं हमारे यहाँ पे 3.57%। झाड़ियाँ पाई जाती हैं 1.41%। कुल वनावरण है 4.87%। ठीक है, तो ये तो इसकी क्या हो गई? श्रेणियाँ। ठीक है, तो कितना याद रखना है? अति सघन 0.02%, मध्यम सघन 1.87%, खुले वन 3.57%, झाड़ियाँ 1.41%, कुल एरिया 4.87%। कितना है? 4.87%। आगे चलते हैं हम। तो 17वीं वनगणना। अब हम 17वीं वनगणना में पढ़ते हैं कि किस क्षेत्र के अंदर या कौन से जिले के अंदर हमें सर्वाधिक वन देखने को मिलते हैं। तो उससे पहले जो वनगणना करवाता है वो कौन करवाता है? ISFR, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये हमारी क्या है? इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है। कौन सी? 17वीं। इसके अंदर सर्वाधिक वन देखने को मिलते हैं हमें उदयपुर के अंदर, क्षेत्रफल में भी और प्रतिशत में भी। उदयपुर में हमें क्षेत्रफल में भी क्या होता है? सर्वाधिक वन देखने को मिलते हैं। और प्रतिशत में भी क्या होता है? सर्वाधिक वन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक वन उदयपुर में, चाहे वो क्षेत्रफल में पूछे या हमसे प्रतिशत में पूछे। कहाँ पर? उदयपुर में। अब बात करें भाई न्यूनतम की, तो न्यूनतम मिलते हैं चुरू में। चुरू में किस में मिलते हैं? क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में न्यूनतम कहाँ पर है? चुरू में। अगर परसेंटेज की बात करें तो जोधपुर में। सर्वाधिक वन या तो परसेंटेज में या क्षेत्रफल में, दोनों में उदयपुर में मिलते हैं। न्यूनतम वन क्षेत्रफल में पूछता है तो चुरू के अंदर मिलते हैं, परसेंटेज में पूछता है तो जोधपुर के अंदर मिलते हैं। सर्वाधिक बढ़ोतरी देखने को मिली है अजमेर के अंदर और सर्वाधिक कमी देखने को मिली है जालौर के अंदर। यानी कि सर्वाधिक वनों में अगर कहीं बढ़ोतरी हुई है तो अजमेर के अंदर हुई है और सबसे कम कमी हुई है तो कहाँ हुई है? जालौर के अंदर देखने को मिलती है। वापिस 17वीं वनगणना को करवा किसके अनुसार थी? ISFR के अनुसार, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। इसने कहा था कि जो क्षेत्रफल है और जो प्रतिशत है दोनों में उदयपुर पहले स्थान पर है, लेकिन न्यूनतम में चुरू पहले स्थान पर है क्षेत्रफल में और परसेंटेज में है जोधपुर। उसके बाद में इसने कहा कि सर्वाधिक वनों में वृद्धि अजमेर में देखने को मिल रही है और सबसे कम हमें किसके अंदर? जालौर के अंदर देखने को मिलती है। जालौर में एक और फैक्ट, न्यूनतम साक्षरता दर, न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ पर है? न्यूनतम साक्षरता दर तो वो जालौर के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये याद रखना, सर्वाधिक कोटा में। अब हम वनों का वर्गीकरण करते हैं। वनों का वर्गीकरण भी हम दो तरीके से करेंगे, पहला प्रशासनिक और दूसरा भौगोलिक। तो प्रशासनिक के अंदर हम 3 वनों का अध्ययन करेंगे, आरक्षित जिनको हम रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं, सेकंड है रक्षित या संरक्षित जिन्हें हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बोलते हैं, थर्ड पढ़ेंगे हम अवर्गीकृत वन
अवर्गीकृत वन जिन्हें अनक्लासिफाइड के नाम से जाना जाता है। तो कभी तो ये पूछ लेता है, इनका क्रम ही पूछ लेता है कि ये कौन से किस मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो इसका सूत्र है PRU, यानी सर्वाधिक हमें प्रोटेक्टेड वन, उसके बाद में रिजर्व और उसके बाद में अनक्लासिफाइड, यानी कि संरक्षित वन सर्वाधिक और उसके बाद में जो आरक्षित वन है वो उससे कम, और अनक्लासिफाइड यानी अवर्गीकृत वन है वो और कम देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक पहले स्थान पर, सेकंड पर और थर्ड पर, ठीक है, ये वन देखने को मिलते हैं, ये याद रखना PRU। तो और बात करते हैं हम भौगोलिक विभाजन पर। तो भौगोलिक आधार पर हम तापमान और वर्षा के आधार पर वनों का वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले हम आरक्षित की बात करते हैं, आरक्षित वन। तो आरक्षित वनों में बात की जाए कि सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ देखने को मिलते हैं, उदयपुर में, कितने, 37.05%, ठीक है। आरक्षित वन कहाँ देखने को, सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलते हैं, उदयपुर में, कितने, 37.05%। जो रक्षित या संरक्षित वन है वो 12 के अंदर देखने को मिलते हैं, 54.49%, कितने, 54.49%। और जो हमारे अवर्गीकृत वन है वो बीकानेर में देखने को मिलते हैं 6.52%। वापिस सर्वाधिक वन कहाँ पर, कौन से हैं, तो संरक्षित या रक्षित, जिन्हें हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। सेकंड पर आता है हमारा आर, यानी कि जो आरक्षित वन है, रिजर्व हैं, वो कितने हैं, तो वो है हमारे 37.05%। कभी इनका क्रम का निर्धारण करवा ले तो पहले स्थान पर, सेकंड स्थान पर और थर्ड स्थान पर। कभी जिले पूछ ले तो आरक्षित या संरक्षित में 12 टॉप पर है, सॉरी रक्षित या संरक्षित में 12 टॉप पर है, आरक्षित में उदयपुर टॉप पर है और अवर्गीकृत में बीकानेर। कैसे, ऐसे मैप के थ्रू आप याद कर लेना, कैसे, बीकानेर में अवर्गीकृत वन हैं, 12 के अंदर क्या है, 12 के अंदर रक्षित या संरक्षित हैं। उदयपुर के अंदर क्या है, उदयपुर के अंदर है हमारे आरक्षित वन, सर्वाधिक 12, उसके बाद उदयपुर, फिर बीकानेर। तो कैसे याद रखेंगे, PRU, ठीक है, प्रोटेक्टिव, रिजर्व, अनक्लासिफाइड, ठीक है। ये इनका आरोही अवरोही क्रम आपसे पूछ लेता है, तो उस स्थिति में आप इस सूत्र से कर सकते हो। आगे बात करें 1993 के अधिनियम के आधार पर इन्हें 3 प्रकार से बांटा गया है। 1953 का जो हमारा अधिनियम था, उस अधिनियम के आधार पर वनों को क्या करा गया, 3 तरीके से बांटा गया। कौन कौन से, आरक्षित, रक्षित, संरक्षित या अवर्गीकृत वन के रूप में। तो आगे हम इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं कि आरक्षित वन क्या होते हैं, रक्षित वन क्या होते हैं। तो सबसे पहले आरक्षित वन, तो इन वनों में लकड़ी काटना, पशुचारण, आखेट निषिद्ध होता है। इन वनों के अंदर क्या नहीं कर सकते आप, लकड़ी नहीं काट सकते, पशुओं को नहीं चरा सकते, और जो आप आखेट यानी कि जो आप शिकार करते हो तो शिकार पर भी पूर्णतः रोक होती है। किन वनों के अंदर, तो आरक्षित वनों के अंदर देखने को मिलता है। याद रखना, आरक्षित वनों में ना तो आपको शिकार की परमिशन होती है, ना आपको वहाँ पर वनों को या वृक्षों को काटने की परमिशन होती है, ना आपको पशुओं को चराने की उसकी परमिशन होती है। इसकी बात कर ली, सर्वाधिक उदयपुर में देखने को मिलते हैं, कितने, 37.5%। बात करें हम संरक्षित या रक्षित की, तो ये लकड़ी काटना, पशुचारण, सीमित छूट दे दी जाती है। जो रक्षित या संरक्षित क्षेत्र है उसके अंदर क्या करते हैं कि ये तीनों चीज़ों में क्या करते हैं, थोड़ी सी छूट प्रदान कर देते हैं। ये भी पढ़ा था, ये सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं, तो 12 के अंदर देखने को मिलते हैं। कितने भाग पर, तो 56.48% पर। तो ये सब सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले कौन से हैं वन, तो रक्षित या संरक्षित वन। इनके अंदर क्या होता है, लकड़ी काटना, पशुचारण पर क्या कर देते हैं, सीमित शर्तों के साथ में छूट प्रदान की जाती है। ठीक है, ये हो गए आरक्षित और रक्षित वन। वापस अवर्गीकृत वन, इनमें क्या होता है कि आप लकड़ी भी काटो, पशुओं को भी चराओ और आखेट भी करो, लेकिन आखेट उनका मत करो जो हमारे राष्ट्रीय पशु हैं या जो हमारे रेड डाटा बुक है उसके अंदर सम्मिलित हैं, उन पर क्या है, प्रतिबंध लगाया गया है। तो इन वनों के अंदर क्या करते हैं कि आप लकड़ी भी ला सकते हो अपने जलाने के लिए, और क्या कर सकते हो, आप पशुओं को भी चरा सकते हो। ये सर्वाधिक देखने को मिलते हैं बीकानेर में और
कितने 6.52% पर। वापस हम तीनों को पढ़ लेते हैं। प्रशासनिक रूप से 3 प्रकार से बांटा गया है। इनको हम क्रम के आधार पर रखेंगे, तो पहले रखेंगे P, सेकंड रखेंगे R और थर्ड रखेंगे U। यानी प्रोटेक्टेड, जिन्हें हम रक्षित संरक्षित देखने कहते हैं, ये 12 के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है। सेकंड है हमारे रिजर्व फॉरेस्ट, जो उदयपुर में देखने को मिलते हैं। थर्ड है हमारा अनक्लासिफाइड। अनक्लासिफाइड हमें बीकानेर के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये तो क्या से थे PRU। ठीक है। इनको बांटा किसने था? 1953 के अधिनियम के अनुसार, 1953 के एक्ट के अनुसार इनको 3 प्रकार से बांटा था, प्रोटेक्टिव, रिजर्व और अनक्लासिफाइड। इसमें प्रोटेक्टिव में क्या होता है? इसमें ये होता है सीमित शर्तों के साथ में छूट प्रदान की जाती है कि आप लकड़ी चरा सकते हो, पशु चारण करवा सकते हो। रिजर्व में ये कहा जाता है ना तो आप लकड़ी काट सकते हो, ना पशुओं चरा सकते हो, ना आप आखेट कर सकते हो। निषेध, इसमें पूर्णतः निषेध रहता है। इसमें कुछ शर्तों के साथ में छूट प्रदान की जाती है। इसमें तो आप कुछ भी करो, आपके लिए फुल परमिशन है। अब हम पढ़ते हैं भौगोलिक वर्गीकरण। भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर, 1 मिनट। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ लिए थे कि जो प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण किया गया था, उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब हम अध्ययन करेंगे कि जो भौगोलिक आधार पर वनों का वर्गीकरण किया गया था, वर्षा और तापमान के आधार पर, उसके बारे में जानते हैं। तो भौगोलिक आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वो किस प्रकार किया गया है कि जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र है जिसे हम शुष्क कटिबंध के नाम से जानते हैं, यहाँ पर हमें उष्ण कटिबंध या कंटीले वन देखने को मिलते हैं। उष्ण कटिबंध या कंटीले वन देखने को मिलते हैं। कितने? 6%। कितने? 6%। ठीक है। आगे जैसे ही हम उष्ण कटिबंध या कंटीले वनों से थोड़ा सा आगे आते हैं, इसके अंदर हमें कौन से? जैसलमेर का थोड़ा सा पार्ट, थोड़ा सा बाड़मेर का, थोड़ा सा जोधपुर का देखने को मिलता है। आगे जो धोंक वन है, धोंक वन आप देख सकते हो कितने बड़े एक विशाल क्षेत्र पर विस्तृत है धोंक वन। ठीक है। तो धोंक वन है 58% क्षेत्र पर पाए जाते हैं। इसके अंदर सर्वाधिक रोहिणा और बबूल देखने को मिलता है। ठीक है। आगे हम पूर्वी मैदान की बात करते हैं, तो पूर्वी मैदान में हमें कौन से वन देखने को मिलते हैं? तो पूर्वी मैदान में देखने को मिलते हैं हमें मानसूनी पतझड़ वन, जिनका कितना परसेंटेज है? 28%। कितना परसेंटेज है? 28%। आगे शुष्क सागवान वन, ये जो हाड़ौती का क्षेत्र है, इसमें बूंदी को छोड़ दें और ये बागड़ प्रदेश, जिसके अंदर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर को लिया जाता है। तो जो हमारा बागड़ प्रदेश है और जो हाड़ौती प्रदेश है, हाड़ौती प्रदेश में बूंदी को छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर कौन से वन देखने को मिलते हैं? शुष्क सागवान वन। कितने परसेंट पर? 7% पर। ये जो परसेंटेज है वो हमारे राजस्थान का 100% है। उसमें से देख रहे हैं हम कि जो उष्ण और कटीले वन थे वो कितने देखने को मिले थे? 6%। उसके बाद में धोंक वन 58%। उसके बाद में सूक्ष्म मानसूनी पतझड़ वन जो पूर्वी राजस्थान के अंदर देखने को मिलते हैं, ये कितने थे? तो ये थे 28%। उसके बाद में हम बात करें तो यहाँ पे 1% हमें उपोष्ण सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। वो भी कहाँ पर? जहाँ पर 150 सेंटीमीटर बारिश होती है। और ऐसा स्थान एक ही है हमारे यहाँ पे, माउंट आबू। सिरोही का जो माउंट आबू क्षेत्र है, वहाँ पर ही हमें सिर्फ उपोष्ण सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। तो काउंटिंग करते हैं, 58, 28, 7, 1, 6। तो ये कैसे हो जाएंगे हमारे? 100%। तो राजस्थान में 100% के वनों के आधार पर देखा जाता है। तो पहले वन कौन से हैं जो सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं? धोंक वन। धोंक वन क्या है? धोंक वन पहले स्थान पर है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पर है। कौन सा? धोंक वन। सेकंड की बात करें तो शुष्क मानसूनी पतझड़ वन, ये हमारा पहले स्थान पर, ये हमारे सेकंड स्थान पर देखने को मिलते हैं। थर्ड स्थान पर शुष्क सागवान वन देखने को मिलते हैं। फोर्थ स्थान पर उष्ण कटिबंध या कंटीले वन देखने को मिलते हैं। और फिफ्थ स्थान बचता है हमारा उपोष्ण सदाबहार का। उपोष्ण सदाबहार की याद रखना, माउंट आबू वाले क्षेत्र में मिलते हैं। इसके अंदर आपको डिक्टी प्लेटेरा
वृक्ष है उसकी अधिकता देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको झाड़ियाँ और जो कटीले वन है वो देखने को मिलेंगे। इस वाले में धोंक वन और उसके साथ में रोहिणा और बबूल। बबूल क्योंकि यहाँ पे रेगिस्तान होने की वजह से जो उसकी पत्तियाँ थी वो पत्तियाँ क्या हो जाती हैं, जहाँ पर रेगिस्तान अधिक होता है व तापमान अधिक होता है, पत्तियाँ सूख करके कांटों का रूप ले लेती हैं। तो यहाँ पर झाड़ियाँ भी कैसी पाई जाती हैं, कंटीली झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। पूर्वी मैदान में शुष्क मानसूनी पतझड़ वन है। मानसूनी पतझड़ वन जो एक मानसून के साथ में उनमें पत्तियों का विकास होता है और एक मानसून के साथ में क्या होता है, वो पत्तियाँ वापस नीचे झड़ जाती हैं। तो याद रखना, सर्वाधिक राजस्थान में पूछा जाए सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला वन तो धोंक वन है, ठीक है। और सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला वन उपोष्ण सदाबहार वन है। इसके लिए 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। आगे उष्ण कटिले वन। अब इनकी वर्षा की मात्रा पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे उष्ण कटिले वन क्यों पाए जाते हैं। यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, 0.30% सेंटीमीटर। क्षेत्रफल है इनका 6%। पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं, कहाँ पर, तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर में हमें कौन से वन देखने को मिलते हैं, तो हमें याद रखना है JBBJ। यहाँ पर वर्षा 0.30 सेंटीमीटर होती है, क्षेत्रफल 6% रखते हैं, पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर के अंदर। अब ये क्या करते हैं, इनका एक फायदा भी है कि ये मरुस्थलीकरण को रोकते हैं। क्या करते हैं, मरुस्थलीकरण को रोकते हैं। कौन, उष्ण कटिले वन। आगे बात करते हैं हम यहाँ पे कौन से वृक्षों की अधिकता पाई जाती है, तो कंटीली झाड़ियाँ अधिक देखने को मिलती हैं, नागफनी, एलोवेरा। तो ये किसके अंदर देखने को मिलते हैं, उष्ण कटिले वन। 0.30 सेंटीमीटर बारिश होती है, क्षेत्रफल है 6%। पश्चिमी राजस्थान के जो 4 जिले हैं उनके अंदर देखने को मिलते हैं। ये मरुस्थलीकरण को रोकते हैं और इनमें वन पाए जाते हैं कंटीली झाड़ियाँ, नागफनी और एलोवेरा। ये हमें यहाँ पे वन देखने को, या जो वृक्ष हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये तो कौन से हो गए हमारे, जो पश्चिमी राजस्थान का शुष्क कटिबंध क्षेत्र था उसके अंदर पाए जाने वाले वन। अब आते हैं हम धोंक वनों पर। कौन से पर, धोंक वन जो राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। इन्हें हम उष्ण धोंक या धोंकड़ा वन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर वहाँ पर कितनी थी, 0 से 30 सेंटीमीटर बारिश थी। यहाँ पर कितनी है, तो यहाँ पे है 30 से 60 सेंटीमीटर। कितनी है, 30 से 60 सेंटीमीटर बारिश हमें देखने को मिलती है। भाग है या क्षेत्रफल अपने पास रखता है 58%। विस्तार है अर्धशुष्क मरुस्थल करौली सवाई माधोपुर। इनको याद रखना है, जो अर्धशुष्क के अंदर हमारे जिले आते हैं उनके साथ में करौली और सवाई माधोपुर का क्षेत्र भी क्या आता है, उपोष्ण धोंक या धोंकड़ा वन में सम्मिलित होता है। अब आगे हम बात करें यहाँ पे वृक्ष कौन से हैं, तो यहाँ पे धोंक वन, खेजड़ी, रोहिणा, बबूल, बेर, खेर, ये वन हमें या ये वृक्ष देखने को मिलते हैं। किसमें, धोंकड़ा वन में या उष्ण धोंक में। इनका फायदा, ये ईंधन की लकड़ी प्राप्त होती है, जो हमें जलाने के लिए लकड़ी प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है। ये ईंधन लकड़ी के रूप में कार्य लिए जाते हैं। तो क्या याद रखना है कि 0 से 30 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, 58% क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। ये जो हमारा पश्चिमी मरुस्थल है, जो उसके अंदर अर्धशुष्क वाला क्षेत्र करौली सवाई माधोपुर का तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसके अंदर हमें कौन कौन से धोंक वन देखने को मिलते हैं, खैर देखने को बबूल देखने को मिलता है, और जो हमारी वो होती है बेर देखने को मिलते हैं। बाद ये ईंधन की लकड़ी के रूप में प्रयोग लिया जाता है। इनके प्रयोग भी हैं, ठीक है। अब ये उष्ण शुष्क मानसूनी पतझड़ वन, ठीक है। अभी तक हमने कौन से पढ़ लिए थे, 2 पढ़ लिए थे, एक तो ये वाले क्षेत्र के, एक ये वाले क्षेत्र के। अब पढ़ रहे हैं हम इस वाले क्षेत्र के, ठीक है। तो इस वाले क्षेत्र में हमें उष्ण शुष्क मानसूनी पतझड़ वन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बारिश होती है 80 सेंटीमीटर। बारिश कितनी होती है, 80 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल है 28%। क्षेत्रफल कितना रखता है, 28%। वितरण है मेवाड़ क्षेत्र और पूर्वी मैदान। मेवाड़ के कौन से, भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, ठीक है। मेवाड़ के कौन से, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद। और पूर्वी मैदान के जो हमारे अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर वाला क्षेत्र है, उसके सभी जिले इसके अंदर देखने को मिलते हैं।
आगे हम वृक्षों की बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में कौन से वृक्ष देखने को मिलते हैं, तो वो मिलते हैं साल का, सागवान का, शीशम का, ट्रिपल एस क्या याद रखेंगे, ट्रिपल एस, साल, सागवान, शीशम, आम और चंदन, आम, चंदन, शीशम, सागवान, साल, सागवान, शीशम, आम, चंदन। तो ये किस में देखने को मिलते हैं, तो उष्ण शुष्क मानसूनी पतझड़ वन में। ठीक है, आम को देखा हो तो एक मौसम के अनुसार वो अपनी पत्तियां गिरा देता है और पुनः वापस पत्तियां उसमें आ जाती हैं, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, पतझड़ वन कहते हैं, मानसूनी पतझड़ वन कहते हैं। एक मानसून विशेष के साथ अपनी पत्तियां गिरा देता है, एक मानसून विशेष के साथ वो पत्तियां पुनः आ जाती हैं। बात करें तो ये देखा हमने, सागवान और शीशम की जो लकड़ी होती है बहुत ही कीमती होती है, तो ये इमारती लकड़ी के रूप में प्रयोग किया जाता है, इमारती लकड़ियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनका आर्थिक महत्व अधिक है क्योंकि इनसे पैसे अधिक प्राप्त होते हैं। लोग शीशम और ये सागवान के वृक्षों की खेती भी करते हैं। याद रखना, ये इमारती लकड़ी के रूप में कैसे, तो जैसे हमारे बेड, टेबल, कुर्सियाँ, फर्नीचर का जो सामान बनाया जाता है वो इन्हीं लकड़ियों से बनाया जाता है। तो ये क्या है, ये आर्थिक रूप से भी बहुत अधिक अच्छे हैं, या आर्थिक रूप से अधिक योगदान देते हैं। तो हमारे 3 वन हो गए। अब चलते हैं हम अगले वनों पर। उन वनों का नाम है उष्ण सागवान या शुष्क सागवान वन। ठीक है, वापिस मैप यहाँ पर देखे थे हमने, कटीली झाड़ियाँ वो पाई जाती हैं, यहाँ पर धोंक वन देखने को मिलते, यहाँ पर मानसूनी पतझड़ वन देखने को मिलते। और ये वाला जो क्षेत्र है जिसके अंदर बागड़ और हाड़ौती के बूंदी को छोड़ दिया जाता है। बागड़ के तीनों हमारे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर को सम्मिलित किया जाता है। तो ये वन है, ये 7% क्षेत्रफल पर देखने को मिलते हैं, 75 से 110 सेंटीमीटर। यहाँ पर कितनी हो रही थी, 80। यहाँ पर कितनी हो रही थी, 30 से 50 सेंटीमीटर बारिश। ठीक है, यहाँ कितनी हो रही थी, 0 से 30 सेंटीमीटर बारिश हो रही थी। ठीक है, यहाँ पर उष्ण कटीली झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ पे हमें जो रोहिणा था, धोंक था, उसके वृक्ष देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमने देखा था आम के वृक्ष देखने को मिले थे, साल, सागवान, शीशम देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम किसकी, तो बात करते हैं हम उपोष्ण या उष्ण सागवान वन की। ठीक है, तो ये किस में पाए जाते हैं, हाड़ौती प्लस बागड़ में। यहाँ पे कौन कौन से, गूलर, महुआ, पलास और तेंदू। पलास को जंगल की ज्वाला भी के नाम से जाना जाता है। ज्वाला किसकी, ज्वाला जंगल की, तो जंगल की ज्वाला क्यों कहा जाता है, क्योंकि पलास के अंदर जो फूल आते हैं वो रेड कलर के होते हैं। पलास के अंदर जो फूल आते हैं तो कैसे होते हैं, रेड कलर के। दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आग लगी हुई है। तो वापस उष्ण सागवान वन 75 से 110 सेंटीमीटर बारिश होती है, क्षेत्रफल 7% रखते हैं। बागड़ और हाड़ौती क्षेत्र इसमें सम्मिलित होता है। इसके अंदर गूलर, महुआ, पलास और तेंदू के वृक्ष देखने को मिलते हैं। आगे हमारे पास में उपोष्ण सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। पहले ही देख लिया था, 150 सेंटीमीटर बारिश चाहिए, 1% क्षेत्रफल है, सबसे कम पाए जाते हैं, सबसे कम मात्रा में। सबसे अधिक कौन से थे, तो सबसे अधिक थे धोंक वन। कितने पर, 58% पर, 58% पर। ठीक है, इनका वितरण माउंट आबू सिरोही के अंदर है। इसमें प्रमुख वृक्ष है डिक्लिप्टेरा आबुएंसिस, बांस, जामुन। बांस के बारे में पढ़ लिया, विश्व की सबसे लंबी घास। इसको क्या किया, ये पहले वनों की श्रेणी में या वृक्षों की श्रेणी में था, इसको हटा करके किस में कर दिया, तो ये घास की श्रेणी में कर दिया। तो विश्व की सबसे लंबी घास पूछी जाती है, विश्व की सबसे लंबी घास कौन सी है, बांस, जिसे आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। आदिवासियों का हरा सोना। ठीक है, तो बांस को क्या कहते हैं, विश्व की सबसे लंबी घास और आदिवासियों का हरा सोना। इन वनों में सर्वाधिक जैव विविधता मिलती है। इन वनों के अंदर क्या होती है, सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। वापस मैप के थ्रू समझते हैं हम।
ठीक है। यहाँ पे पढ़े थे हमने 0 से 30 सेंटीमीटर में, ठीक है, 0 से 30 सेंटीमीटर में। यहाँ पढ़े थे हमने 30 से 50 सेंटीमीटर में, 30 से 50 सेंटीमीटर में। यहाँ पढ़े थे 50 से 80 सेंटीमीटर में, कितने, 50 से 80 सेंटीमीटर में। यहाँ पढ़े थे हमने 80 से 110 सेंटीमीटर में, यानी ये जो बारिश होती है, ठीक है। और ये वाला जो क्षेत्र है आबू जो सिरोही का, उसके अंदर 150 सेंटीमीटर में, ठीक है। यहाँ पर उष्ण कटिली वन, यहाँ पर धौंक वन पाए गए थे, यहाँ पर मानसूनी पतझड़ वन देखने को मिलते हैं, यहाँ पर उष्ण शागवान वृक्ष देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमें कौन से वन देखने को मिलते हैं, सदाबहार वन देखने को मिलते हैं, उष्ण सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। तो ये तो किसके अनुसार हो गए, भौगोलिक और वर्षा के आधार पर, भौगोलिक आधार पर इनका वर्गीकरण हमने कर लिया। सर्वाधिक मात्रा में पूछे तो कौन से वन मिलते हैं, धौंक वन, धौंक वन का परसेंटेज है 28%। सबसे कम मात्रा में देखने को मिलते हैं तो कौन से मिलते हैं हमें, उपोष्ण सदाबहार वन, उष्ण सदाबहार वन 1% क्षेत्रफल पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया हमारे भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। आगे चलते हैं हम, जो कुछ प्रमुख वृक्ष या जो घास हैं या जो झाड़ियां हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम अपने राज वृक्ष और राज पुष्प को लेकर के अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। ये आपके टॉपिक भी लगते हैं, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह तो उसके अंदर भी आते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, क्या, खेजड़ी। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोपेसिस सिनेनेरिया, प्रोपेसिस सिनेनेरिया। इसे वैज्ञानिक दर्जा दिया गया था, यानी कि जो हमारे राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था वो 1983 में दिया गया था, 1983 में। कब दिया गया था, 1983 में। इसे हम राजस्थान के गौरव के नाम से जानते हैं, कल्प वृक्ष के नाम से जानते हैं, समी या जांटी के नाम से जानते हैं। जो हमारा राजस्थान है जिसके अंदर विजयदशमी आती है, उस दिन क्या करते हैं, इस खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। और ये कहाँ देखने को मिलता है, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक देखने को मिलता है। कौन, खेजड़ी। वापिस खेजड़ी, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोपेसिस सिनेनेरिया है। इसको राजवृक्ष का दर्जा 1983 में दिया गया था। ये पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है और ये राजस्थान का कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है और इसकी विजयदशमी के दिन पूजा की जाती है। ये तो कौन सी हो गई, खेजड़ी। क्या हो गई, खेजड़ी। आगे चलते हैं हम, रोहिणा। क्या चलते हैं, रोहिणा। तो रोहिणा, इसे हम राजस्थान का राजपुष्प है। क्या है, राजस्थान का राजपुष्प है। इसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा। इसको राजपुष्प दोनों को एक साथ दिया गया था 1983 में, ठीक है। राजवृक्ष और राजपुष्प दोनों को एक साथ दर्जा दिया गया था, कब, 1983 में। इसे मरु सागवान या मरु टीक के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से, राजस्थान का गौरव कल्प वृक्ष समी जांटी के रूप में जाना जाता है। वहीं रोहिणा की बात करते हैं तो इसे मरु सागवान, मरु टीक के नाम से जाना जाता है। यह भी पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलता है और जो जोधपुर डिवीजन है, जोधपुर संभाग है, उसके अंदर सर्वाधिक देखने को मिलता है, क्या, रोहिणा, ठीक है। अभी तक हमारे कितने हो गए, 2। एक तो राजवृक्ष और दूसरा राजपुष्प। राजवृक्ष में खेजड़ी है और राजपुष्प में रोहिणा है। राजवृक्ष और पुष्प याद रखना, खेजड़ी, रोहिणा। प्रोपेसिस सिनेनेरिया, टिकोमेला अंडुलेटा। 1983 में दर्जा राजवृक्ष का, 1983 में राजपुष्प का दर्जा। इसको राजस्थान के गौरव, राजस्थान का कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इसे मरु सागवान या मरु टीक के नाम से जाना जाता है। यह जोधपुर डिवीजन में देखने को मिलता है, यह पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलता है। इसकी विजयदशमी के दिन पूजा की जाती है। ये दोनों क्या हो गए हमारे, रोहिणा और खेजड़ी। आगे बात करें हम सागवान की, तो जो सागवान वन है, एक सागवान वन है वो इमारती लकड़ी के रूप में काम आते हैं, क्योंकि इनसे हम फर्नीचर वगैरह का निर्माण करते हैं और बांसवाड़ा के अंदर देखने को सर्वाधिक मिलते हैं। खैर की बात करें तो उदयपुर जो चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है, उदयपुर चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र में खैर के वृक्ष देखने को मिलते हैं। जो खैर का वृक्ष होता है, खैर के वृक्ष से जो कत्ता उत्पादन का काम करते हैं वो कौन करते हैं, कैसे कत्ता, कैसे खैर, कैसे कथोड़ी जनजाति। कौन सी, कथोड़ी जनजाति। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में निवास करने वाली कथोड़ी जनजाति के द्वारा जो खैर वृक्ष होता है उसकी छाल से कत्ता का निर्माण किया जाता है, ठीक है। सागवान बांसवाड़ा में और इमारती लकड़ी के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है।
बात करते हैं सहतूत। सहतूत होते ये कहाँ पर, उदयपुर में। इससे क्या करते हैं, रेशम प्राप्त करते हैं। सहतूत का जो वृक्ष है उससे क्या करते हैं हम, रेशम प्राप्त करते हैं। ठीक है, किससे, सहतूत के वृक्ष से। आगे बात करते हैं हम महुआ। ठीक है, तो महुआ का वैज्ञानिक नाम है मधुका लॉन्गिफोलिया। क्या है, मधुका लॉन्गिफोलिया। ये कहाँ देखने को मिलता है, डूंगरपुर में सर्वाधिक देखने को मिलता है। जो महुआ वृक्ष है उसके पुष्प से बनाई जाती है शराब। क्या बनाई जाती है, शराब। और वहीं जो उसकी जड़ें हैं, उसकी जो छाल है, उससे क्या बनाई जाती है, औषधि। तो मतलब जो महुआ वृक्ष है वो हमें क्या करता है, एक तो आड़ा गिराने का काम, यानी कि ज़मीन पर लिटाने का काम करता है। जब जब इंसान ज़्यादा पी लेता है तो वो फिर ठीक है ना, वो नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर उसी को औषधि वगैरह लगा के औषधि से क्या कर देंगे, वापस उठा लेंगे। तो दोनों याद रखना, जो हमारा महुआ वृक्ष है इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना, मधुका लॉन्गिफोलिया। ये हमें गिराता भी है, उठाता भी है, यानी कि पुष्प से तो शराब बनाएंगे और जो छाल है उससे औषधि का निर्माण करेंगे। सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलता है, डूंगरपुर में। जिसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि वो इससे क्या करते हैं, शराब का निर्माण करते हैं। तो आदिवासियों का कल्प वृक्ष महुआ को कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं तेंदू। इसके पत्ते होते हैं तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है और उन पत्तों को हम टिमरू कहते हैं। क्या कहते हैं, टिमरू कहते हैं। तो तेंदू के पत्तों को टिमरू कहा जाता है। ये प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और हाड़ौती क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। कौन, तेंदू के वृक्ष। आगे पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है और जो तेंदू है उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है 1974 में। 1974 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। वापिस महुआ, मधुका लॉन्गिफोलिया, इसकी जो पुष्प होते हैं उससे शराब और वृक्ष या छाल से क्या बनाते हैं, औषधि बनाते हैं। डूंगरपुर में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। बात करें हम तेंदू की, तो तेंदू के पत्ते होते हैं उनको टिमरू कहते हैं। तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाने का काम किया जाता है। हाड़ौती क्षेत्र में और चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में ये देखने को मिलते हैं। 1974 में इनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। आगे चलते हैं हम पलाश को ही हम ढाक या खाकरा के नाम से जानते हैं। पलाश को हम अंग्रेजी में नाम देते हैं वैज्ञानिक नाम है ब्यूटियो मोनोस्पर्मा। राजसमंद में देखने को मिलता है और प्राकृतिक रंग बनाने के काम में आता है। इसे जंगल की ज्वाला कहा जाता है। आगे आबूएंसिस या डिक्लिटेरा माउंट आबू में देखने को मिलते हैं। औषधि के निर्माण में काम किया जाता है। जामुन सिरोही अजमेर जयपुर में देखने को मिलते हैं। मधुमेह रोगियों के लिए उपयोगी है। कौन से, जामुन। अच्छा याद रखने वाला फलास है, इसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटियो मोनोस्पर्मा, जंगल की ज्वाला के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हो। जामुन का सिर्फ एक उपाय कि मधुमेह रोगियों के लिए उपयोगी होता है। आबूएंसिस माउंट आबू में पाए जाते हैं औषधि निर्माण के लिए। अब प्रमुख घास है राजस्थान के अंदर जो घासें देखने को मिलती हैं, तो जो बीकानेर वाला क्षेत्र है वहाँ पर हमें बुर घास, वैसे बुर और वैसे बीकानेर, वैसे बुर वैसे बीकानेर, तो बुर घास कहाँ मिलती है, बीकानेर में। जैसलमेर के क्षेत्र में हमें मिलती है सेवन और लीलौन घास देखने को मिलती है। कहाँ पर, तो जैसलमेर में। जैसलमेर में विशेषकर कौन से, जो पोखरण से मोहनगढ़ का क्षेत्र है उसमें देखने को मिलती है। ये गौड़ावन की प्रजनन स्थली के लिए जानी जाती है। गौड़ावन की शरण स्थली या प्रजनन स्थली। शरण स्थली, ठीक है। जो हमारी सेवन घास है वो क्या जानी जाती है, गौड़ावन की शरण स्थली के रूप में जानी जाती है। और ये जो हमारी एक और लीलौन घास और सेवन घास दोनों कहाँ पाई जाती हैं, तो जैसलमेर क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। बांसवाड़ा में हमें बांस देखने को मिलते हैं। बांस क्या है, घास है, विश्व की सबसे लंबी घास। वैसे बांस वैसे बांसवाड़ा, ठीक है, याद हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ के अंदर देखने को मिलती है मोचिया घास। कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में। भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर में खस घास देखने को मिलती है। अन्य घासें हमारे यहाँ पर धामन, कर्ण, अंजन। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि धामन, कर्ण, अंजन क्या है। मिठाइयों के नाम, तोपों के नाम, घासों के नाम या महारानियों के नाम। तो उस स्थिति में क्या था, ये क्या है, घासों के नाम।
जो धामण घास होती है वो दुधारी पशुओं के लिए बहुत उपयोगी होती है, दुधारू पशुओं के लिए बहुत अच्छी होती है। कौन सी? धामण घास। वापस याद करेंगे, बुर घास बीकानेर के अंदर, जैसलमेर में सेवण और लीलोन घास, जो चुरू है उसमें मोचिया घास देखने को मिलती है, भरतपुर सवाई माधोपुर टोंक में खस घास देखने को मिलती है। खस घास से याद रखना, खस घास से इत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इत्र। और क्या बनाते हैं? इससे हम ठंडाई का निर्माण करते हैं, जो शरबत वगैरह बनाने के काम में आती है। तो याद रखना, खस घास को किस काम में? इत्र और ठंडाई बनाने के रूप में काम में लिया जाता है। धामण दुधारू पशुओं के लिए, करण, अंजन, ये क्या है? घासों की किस्में हैं। आगे चलते हैं हम। आगे कुछ जो कार्यक्रम महत्वपूर्ण हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। पहला है वृक्षारोपण कार्यक्रम। डाटा याद करनी पड़ेंगे, याद रख लेना। सबसे अधिक बार पूछा गया है इसका सन 77, 78, 77, 78, 1977, 78 वृक्षारोपण कार्यक्रम जो 10 मरु जिले हैं उसके अंदर चलाया गया था। केंद्र का था इसके अंदर 75%, राज्य का था 25%। दोनों पूछ लिए गए हैं कि केंद्र का मरु वृक्षारोपण कार्यक्रम में केंद्र का हिस्सा कितना है? 75%, राज्य का 25%। कितने जिलों में चलाया गया? 10 में। और इम्पोर्टेंट है हमारा कब चलाया गया? 1977-78 में। सेकंड आता है हमारा DDP यानी कि डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये चला गया था मरु विकास कार्यक्रम। मरु विकास कार्यक्रम कब चला था? 77-78 में 16 जिलों के अंदर चलाया गया था। केंद्र का 75%, राज्य का 25% देखने को मिलता है। रूख वाइला कार्यक्रम 1986 में डूंगरपुर से चलाया गया था। अरावली का याद रखना, इसका सन पूछा जाता है और किसके सहयोग से चलाया गया? तो सहयोग किसका है? जापान का। जापान के सहयोग से 92-93 में अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया। मरु वृक्षारोपण 77-78, 10 जिले 75-25। रूख वाइला डूंगरपुर में 1986। DDP मरु विकास कार्यक्रम 77-78, 16 जिलों के अंदर 75 और 25 हिस्सा है। अरावली 1992-93 में देखने को मिलता है। तो ये तो क्या हो गए? ये हो गए हमारे जो कार्यक्रम थे, जो घासें थीं उनके बारे में, और जो वनों का वर्गीकरण था उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। तो आप वापस दोहराना चाहो तो जो हमारे सबसे पहले पढ़े थे हमने कौन से? PRU वाले, प्रोटेक्टिव, रिजर्व और अनक्लासिफाइड। ये तो किनका था? इनका अवरोही क्रम था। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। तो ये कुछ कार्यक्रम है जिनसे पूछे जाते हैं, सर्वाधिक पूछा जाने वाला वृक्षारोपण वाला और DDP मरु विकास कार्यक्रम। अरावली का सन याद रखना और किसके सहयोग से चलाया गया था। आगे राज्य वानिकी एवं क्रियान्वय योजना, इस नाम की 2 योजनाएं, एक तो जैव विविधता और एक क्रियान्वय योजना। ये चलाई गई थी 1996 से 2016 के बीच में। 1996 से 2016 तक चलाई गई। कौन सी? राज्य वानिकी एवं क्रियान्वय योजना। इसका उद्देश्य क्या था? कि वृक्षों को बचाना है। क्या करना है? वृक्षों को बचाना है। दूसरा वही एक और चलाया गया था राज्य वानिकी जैव विविधता कार्यक्रम। ये चलाया गया था 96 से 2016 तक। ये चलाया गया था 2003 में, यानी 2003 में प्रारंभ हो गया था। किसका सहयोग था? जापान का। जापान का भी कौन सा? जो जीका कंपनी है, ठीक है, उसके सहयोग से। अब ये जो कार्यक्रम है वो 2 चरणों के अंदर चलाया गया था। पहला चरण था हमारा 2002 से लेकर के 2010 के बीच में। कब था? 2002 से लेकर के 2010 के बीच में, यानी कि प्रथम चरण 8 वर्षों के लिए चलाया गया था। और कितने जिलों में चलाया गया था? तो 18 जिलों के अंदर चलाया गया था। सेकंड कार्यक्रम आता है, तो सेकंड कार्यक्रम 10 के बाद में 11 से प्रारंभ होता है और 21 तक चलता है। कब से? 11 से 21 तक, यानी कि 10 वर्षों तक चलता है। पहला वाला कितने तक चला? 8 वर्षों तक। सेकंड वाला 10 वर्षों तक। ठीक है, वापस करना। 2003 में प्रारंभ हुआ। जापान की सहयोग है, जापान की कंपनी है जीका, उसके द्वारा पहला चरण 2002 से 2010 में 8 वर्षों के लिए 18 जिलों में चलाया गया था। सेकंड चरण का 2011 से लेकर 21 तक 15 जिलों में चलाया गया था, और जो 10 मरुस्थलीय जिले हैं उनके अंदर ही इसको चलाएगा। यहाँ तो ठीक है, ये तो हम बता देते हैं, वन लाइनर के अंदर आते हैं। अभी क्वेश्चन में पूछा गया था इसके उद्देश्य, कि जो हमारे राज्य वानिकी जैव विविधता विकास कार्यक्रम है उसके उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि जो वानिकी और जैव विविधता है उसको बढ़ाना है, मृदा एवं भूमिगत जल संरक्षण करना है। ये तो हम बता सकते हैं कि वन विकास कार्यक्रम है, तो
किसके लिए है? वनों के लिए या वृक्षारोपण के लिए। ठीक है, ये तो हम बता देते हैं, लेकिन ये कंफ्यूज करता है, इसको विशिष्ट इंपोर्टेंट में याद करना कि ये मृदा एवं जल संरक्षण के लिए भी काम करता है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार कार्यक्रम है। जब व्यक्ति किसी क्षेत्र विशेष में कार्य करेगा तो उससे लोगों को क्या होगा? रोजगार की प्राप्ति होगी। तो क्या याद रखना है कि जो राज्यपाल की जैव विविधता कार्यक्रम है 2003 में जापान के सहयोग से चलाया गया था। पहला चरण 8 वर्षों के लिए चलता है, जो 2002 से 2010 के मध्य 18 जिलों में इसका विस्तार होता है। सेकंड चरण की शुरुआत 2011 से लेकर 2021 तक होती है। ये 10 वर्षों का कार्यक्रम है। इसके अंदर राजस्थान जो मरुस्थल के 10 जिले हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। इसके उद्देश्य है कि जो जैव विविधता और वानिकी है उसकी वृद्धि करना, जल संरक्षण, भूमिगत जल संरक्षण में वृद्धि करना, गरीबी उन्मूलन और रोजगार प्रदान करना। आगे चलते हैं हम। हरित राजस्थान योजना चलाई गई थी 2009 से 14 के बीच में, पंचवर्षीय योजना है, इनको तो थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, बंधन योजना चलाई गई थी 12 अगस्त 2015 को वनों पर निर्भरता कम करने के लिए, इसको याद रख सकते हो, करंट का डाटा है। घर घर औषधि योजना 5 जुलाई 2021 को सीएम अशोक गहलोत के द्वारा चलाई गई थी। 1 अगस्त 2019 से ये लागू हो गई थी। ये पंचवर्षीय योजना है, 21 से कहाँ तक चलेगी? 25 तक। ये औषधीय पौधों को बढ़ाना है। औषधीय पौधा जो मानव की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जिसके अंदर पौधे दिए गए थे अश्वगंधा, कालमेघ, तुलसी, गिलोय, इन वृक्षों का वितरण किया गया था। याद रखना, घर घर औषधि योजना 5 जुलाई 2021 को घोषणा हो जाती है। 1 अगस्त 2021 से ये योजना प्रारंभ हो जाती है। ये पंचवर्षीय योजना है और इसमें औषधीय पौधों को, औषधीय जो पौधे होते हैं उनको बढ़ाने का उद्देश्य रखा गया है, क्योंकि औषधीय पौधे जो हमें जड़ी बूटियों के काम में आते हैं, तो ये क्या करेंगे? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे। याद रखना कौन कौन से पौधे हैं? अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी और हमारा कालमेघ। तो ये तो हो गई हमारी घर घर औषधि योजना। आगे है एक पुरस्कार याद रखना, अमृता देवी पुरस्कार चलाया गया था। अमृता देवी बिश्नोई जो वृक्षों को बचाने से संबंधित हैं, जो जोधपुर के खेजड़ली गांव की रहने वाली थी। वहाँ के जो शासक थे उन्होंने वहाँ के जो एक उनका मंत्री था गिरधारी सिंह को, और शासक थे शायद वहाँ के अवध सिंह। ठीक है, अवध सिंह गिरधारी सिंह को आदेश देता है कि आप खेजड़ली ग्राम में जाइए और वृक्षों को काटिए। वो वहाँ पे जाके वृक्षों को कटाई कर देते हैं, और अमृता देवी के साथ में जो उनके परिवार, उनकी जो बेटियाँ थीं, वो भी उन वृक्षों को काटने से वहाँ पर क्या कर देती हैं? मना कर देती हैं। लेकिन गिरधारी सिंह कहाँ मानने वाले थे? उन्होंने वृक्षों की कटाई निरंतर जारी रखी। जब उन्होंने ये सब देखा तो उनके पास में एक अंतिम ऑप्शन था कि वो स्वयं वृक्षों से जा कर के लिपट जाती हैं और उनके साथ में बलिदान दे देती हैं। तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है कि जो बिश्नोई समाज है वो आज भी वृक्षों की रक्षा, वन्य जीवों की रक्षा करता है। ठीक है, तो याद रखना अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार उन्हीं की याद में कब से चलाया गया था? तो ये चलाया गया था हमारा 1994 से। ये किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये वृक्षारोपण में दिया जाता है, वन्य जीव संरक्षण में दिया जाता है और वन संरक्षण के अंदर दिया जाता है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। अब वेरी वेरी महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट लगा लो, चाहे 2000 का तो मत लगाना क्योंकि वो बंद हो गया, वो चलेगा भी नहीं। ठीक है, तो जो तुम्हारे पास अवेलेबल है उसको लगा लेना। पहले याद रखना है हमें अधिनियम, कौन से अधिनियम कब पारित हुए। अधिनियम से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक परीक्षा में, एक ना एक परीक्षा में हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या याद रखना है? 72 में वन्य जीव आए, 72 में वन्य जीव, 73 में बाघ संरक्षण अधिनियम, 2 साल बाद 75 में मगरमच्छ अधिनियम आया, 1980 में आई, और दूसरी वन संरक्षण एक्ट आया था 88 में, 86 में आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 92 में आया था हाथी संरक्षण अधिनियम, 2002 में देखने को मिला जैव विविधता अधिनियम, 2009 में देखने को मिला गांगे सूत्र यानी डॉल्फिन अधिनियम, 2014 में ऊंट संरक्षण एवं गौड़ावन संरक्षण अधिनियम। वापिस याद कर लो क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन यहाँ पर से देखने को मिलता है। कौन सा? 72 में वन्यजीव संरक्षण, 73 में बाघ संरक्षण अधिनियम, 75 में मगरमच्छ अधिनियम, मगरमच्छ। ठीक है, 80 और 88 में वन संरक्षण अधिनियम, 86 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 92 में हाथी संरक्षण, 2002 में जैव विविधता अधिनियम
2009 में गांगे या डॉल्फिन सूत्र और 2014 में ऊंट संरक्षण एवं घोड़ा वन संरक्षण देखने को मिलता है। तो आज हमने वनों के वर्गीकरण को पढ़ लिया, भौगोलिक वर्गीकरण, प्रशासनिक वर्गीकरण, कौन से क्षेत्र में कौन से वन देखने को मिलते हैं, उनकी विशेषताएं देख ली, किस क्षेत्र में कौन सी बारिश में देखने को मिलते हैं। उसके बाद में प्रमुख घासों के बारे में जाना, प्रमुख योजनाओं के बारे में जाना, प्रमुख पुरस्कारों के बारे में जाना और लास्ट में हमने प्रमुख जो अधिनियम है उनके बारे में अध्ययन किया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि थोड़ा सा समय भी अधिक हो गया है। तो मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ, नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।